इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरू कुमार, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आज हम इनसे जानेंगे कि देश के तरफ इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं और इनका क्या क्या स्ट्रगल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है, बचपन से लेके पद्मश्री तक का लाइफ जर्नी आपका कैसा रहा है। थैंक यू प्रेरणा, मेरे को इनवाइट करने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए। मेरी लाइफ जर्नी बहुत ही वेरीड रही है। बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक्चुअली में मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने 25 साल मेडिसिन प्रैक्टिस की सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं CGHS में थी और अभी मेरी रिटायरमेंट का टाइम तो बिल्कुल ही पास नहीं था, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बहुत सी और चीज़ें करूँगी। एक चीज़ जो मेरे अंदर एक बहुत चाह थी और इच्छ थी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, बिकॉज मेरी अपनी लाइफ स्ट्रगल्स काफ़ी रहीं, तो एक डिज़ायर थी दैट आई शुड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी। और एक और डिज़ायर थी कि ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है इसको और गहराई में समझा जाए। तो मैंने बहुत सी अलग अलग फील्ड्स की। मैंने रेखी पढ़ी और पढ़ाना शुरू किया। 25 साल मैंने रेखी पढ़ाई लोगों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया, फिर NLP की, हिप्नोथेरेपी की, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स की सर्टिफिकेशंस एक्वायर करी जिससे मैं उस टाइम अपने पेशेंट्स को हेल्प कर पाती थी। पर बाद में ये इंटेंशन थी कि ये थोड़ा और लार्ज स्केल में जाना चाहिए। और फिर ये सब्जेक्ट आया डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का। उस टाइम इंडिया में इस सब्जेक्ट के बारे में कोई ना जानता था और ना बात करता था, नो एक्सेप्ट करता था। पर एक आई थिंक इट वाज जस्ट एन आइडिया। और कंट्रीज़ में बहुत लोगों को ये आइडिया था, मुझे ये भी नहीं मालूम था। पर मुझे ये मालूम था कि अगर एक हम जेंडर इशू ही लें तो जेंडर इशू हमारे घरेलू इश्यूज़ में हर किसी को चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी गाइडेंस भी चाहिए होती है। तो उसको लेके पहले मैंने पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्कशॉप्स करनी शुरू की। एंड देन आई थॉट कि अगर पर्सनल रिलेशनशिप्स में ये वर्कशॉप्स इतना हेल्प कर रही हैं, तो अगर हम इसको कॉर्पोरेट में ले जाते हैं जहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं, ऑफ ऑल एजेस, सब उम्रों के लोग काम करते हैं, सब दर्जे के लोग काम करते हैं, छोटे शहरों से लोग आते हैं, गाँव से भी लोग आते हैं, और उनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। शायद कुछ के पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है जो अपनी आवाज़ उठा सकें या अपने राइट्स को मांग सके, तो उनको एक आवाज़ चाहिए। सो फॉर दैट मैंने कॉर्पोरेट में काम शुरू करना किया। स्ट्रगल उस टाइम भी बहुत थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, कॉर्पोरेट्स बहुत कम थे, एक दो थी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस चीज़ के बारे में सुनना चाहते थे या इंटरेस्टेड थे या जो मौका देना चाहते थे इस चीज़ के लिए। पर हर जगह जाके ये कॉन्वर्सेशन करना कि ये कितनी नीड है, उनको ये भी दिखाना कि वो उनके बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर वो वुमेन हायर करेंगे तो वो उनके बिजनेस के लिए अच्छा है। सो बिट बाय बिट वो बढ़ने लगा, उसका मोमेंटम, उसकी जागरूकता बढ़ने लगी। एक जगह पे वो सक्सेस होने लगा तो दूसरी जगह पे भी लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग आई कि ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। उतनी देर में ये रिसर्च भी आ गई कि जब हम वुमेन को एम्प्लॉय करते हैं तो ये सिर्फ एक फेवर नहीं है वुमेन के ऊपर, ये सिर्फ एक नोबल कॉज नहीं है, उससे बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा है, और ऑफ कोर्स फैमिलीज़ को, घरों को, नेशन को तो बहुत ही फ़ायदा है ना। एंड टुडे वी नो कि ये सिर्फ उस वुमन के लिए नहीं है, इट इम्पैक्ट्स द GDP ऑफ आवर कंट्री व्हेन वी हायर द वुमेन। एक्चुअली जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो मैं ये एक एलिमेंट को बहुत हाईलाइट करती हूँ। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर मुझे सारी वर्कशॉप में रेजिस्टेंस भी मिल रही है, और रेजिस्टेंसेस कई कई किस्म की मिलती है, मैं अभी बताऊँगी क्या क्या, पर अगर रेजिस्टेंसेस भी मिल रही हैं, जब मैं ये कहती हूँ ना कि इट इज़ फॉर द कंट्री, वी आर एट अ पोजिशन राइट नाउ वेर आवर ग्राफ कैन टेक ऑफ लाइक दिस और नॉट, एंड द ग्राफ विल टेक ऑफ लाइक दिस व्हेन वी इनवाइट आवर वुमेन टू पार्टिसिपेट। जब हम अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को ये इनविटेशन देंगे कि वो आके ज्वाइन करें हर किस्म की इंडस्ट्री में, हर किस्म के बिजनेस में, सेल्स में, फैक्ट्रीज़ में, तब वो डिफरेंस आएगा। जब मैं ये कहती हूँ ना तो सबके अंदर एक पेट्रियाटिक भाव आ जाता है। तो मैम, जैसा आपने बताया कि स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं, तो कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताइए, किस तरह से आपने ओवरकम किया वो सारा स्ट्रगल्स। अच्छा, मैं दो तरह की स्ट्रगल्स बताती हूँ, एक जो मेरी पर्सनल स्ट्रगल्स थी और एक जो काम में स्ट्रगल्स आई।
तो मेरी पर्सनल स्ट्रगल्स तो ये थी कि मुझे बचपन में पोलियो हो गया था। तो स्कूल में, कॉलेज में, इवन मूवमेंट में, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी ना उस टाइम पे। अभी भी बहुत काम करना है एक्सेसिबिलिटी पर तब तो बहुत ही कम थी। कहीं जाना आना बहुत मुश्किल था। एक ये भी टाइम था जब मैं सोचती थी कि अगर मैं कोई वर्कशॉप्स करूँगी तो अपने घर के अंदर ही करूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी। तो शुरू में बहुत हेसिटेशन थी। एक इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ कि मैंने एक ग्लोबल वर्कशॉप की थी पेप्सिको के लिए दुबई में। तो मैं वहाँ पे खड़ी 6 घंटे एक स्टैचू की तरह खड़ी रही ताकि ऑडियंस को पता ना चले कि आई हैव अ डिसेबिलिटी। 6 घंटे ना मैंने लंच खाया, ना मैं रेस्ट रूम गई। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जो फैसिलिटेटर जो था वो पूरे रूम में हमारे पास नहीं आए, उनको पता ही नहीं चला। सो उस टाइम पे आई वाज कवरिंग, उस चीज़ को मैं छुपा रही थी। करना चाहती थी पर हेसिटेशन बहुत थी। सो ये सारी और फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं। मैं अपने पैर में बहुत बड़ा कैलिपर पहनती हूँ और कुछ डिटीरियोरेशन हुई, कुछ एक्सीडेंट्स हुए, कुछ फॉल्स हुई, जिसकी वजह से चैलेंजेस और बढ़ गए। काम करने के लिए मुझे रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता था। तो कई बारी 5-5 घंटे की तो एक ड्राइव ही होती है कच्चे रोड्स पे। वापस आके पैरों में स्वेलिंग होती थी, बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी, ब्लिस्टर्स भी हो जाते थे। बट जो डिटर्मिनेशन थी और पर्पस जो था वो बहुत स्ट्रांग था। सो ये तो मेरी पर्सनल इश्यूज़ हैं। वर्क पर्सपेक्टिव से ये इश्यूज़ थे कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना कि चाहे वो विमेन हो या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हों या कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो, उनको लेने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करना है और उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो कन्विंस करने के लिए बहुत एफर्ट लगता था। क्योंकि जो भी मेजॉरिटी ग्रुप होता है वो अपनी जगह देने में उनको अनकंफर्टेबल होता है, उनको कन्विंस करना मुश्किल होता है। और दूसरा जो एक हमारा इंडियन कल्चर था कि आप इतनी विमेन को वर्क प्लेस पे बुला लोगे तो फैमिलीज़ का क्या होगा। एक ने तो ये भी कहा बच्चे क्या हवा में उड़ेंगे। सो ऐसे ऐसे कमेंट्स सुनने पड़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी। ऑल दोज थिंग्स यूज टू हैपन, जिस भी दर्जे को ले लो। पर अच्छी बात ये है कि आज वो अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है और उसमें मिल के हमने बहुत काम कर लिया। तो मैम कैसा लगता है अभी इस जिस लेवल से आपने स्टार्ट किया था और अभी इतना कुछ अचीव कर लिया जैसा आप बता रही हैं, तो कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? मुझे ऐसा लगता है, और जब मुझे पद्मश्री मिला था तब भी ऐसा ही लगा था। पद्मश्री मिलेगा तो एक जैसे घरों में मजाक होता है ना, क्या करोगी इतना काम करके, कोई पद्मश्री तो मिलने नहीं वाला। ऐसे मजाक मेरे साथ भी होते थे और मैंने कभी दूर दूर तक सपनों में नहीं सोचा था और इस माइंडसेट से तो काम बिल्कुल नहीं किया था। पर पद्मश्री मिलने के टाइम पे मुझे एक ऐसा लगा कि मेरी पूरी लाइफ का पर्पस ही यही था। जितनी भी मेरी स्ट्रगल रही वो इसी के लिए रही और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ अब ज़्यादा सुनी जाती है। एज ए डॉक्टर मेरी आवाज़ पहले भी सुनी जाती थी, रिस्पेक्ट शायद थोड़ी सी ज़्यादा मिलती थी, बट पद्मश्री होने के बाद तो चाहे वो सीईओज़ हों, चाहे टॉप लीडर्स हों, चाहे गवर्नमेंट लीडर्स हों, वो सुनते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, जितनी बार मेरे साथ वो कमरे में हैं और सुन रहे हैं, ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है ना, जो मैं इन ग्रुप्स के बारे में, विमेन के बारे में, डिसेबल्ड पीपल के बारे में, वो उनके मुद्दे उनके सामने रख पाऊँ और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए वो मैं अपनी सजेशंस दे पाऊँ और उसमें कंट्रीब्यूट करके टुगेदर उनके साथ पार्टनरशिप करके कर पाऊँ। बहुत काम करती हूँ मैं। मेरे ख्याल दिन में 10-12 घंटे तो काम करती हूँ मैं। आई डोंट थिंक कोई ऐसा दिन है जिसमें मैं नहीं कर रही इतना काम। सो पद्मश्री मिलने के बाद वो काम मेरा डबल हो गया है क्योंकि मुझे अब लगता है कि मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैम पद्मश्री मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और आगे के प्लान्स क्या हैं आपके? हाँ, सो पद्मश्री मिलने के बाद कुछ अपने आप भी हुआ कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशंस ने बुलाना शुरू किया लीडरशिप सेशंस ज़्यादा लेने के लिए। तो लीडर्स हमारे कंट्री के, चाहे वो गवर्नमेंट लीडर्स हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हों, वही चेंज मेकर्स हैं। जब आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो और उनको एक रोड मैप दिखाते हो
कि वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बना सकती हैं जो मोर इंक्लूसिव हो। तो वो काम बहुत बढ़ गया। उसके बाद गवर्नमेंट में मैंने बहुत काम किया, इलेक्शन कमीशन में मैंने बहुत काम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जितने भी 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे मेरे सामने जब मैं नेशनल आइकॉन थी, और अभी भी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ, तो उसमें हमने पोलिंग बूथ्स एक्सेसिबल करने के ऊपर बहुत काम किया। जितने भी इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स थे उनको सबको ट्रेनिंग दी। पार्लियामेंट में मुझे बुलाया गया टू ट्रेन ऑल द पार्लियामेंटेरियंस, द MPs एंड द मिनिस्टर्स। वो हुआ ऑन अनकॉन्शियस बायस, ऑन इंक्लूजन, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। लबासना, द सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वही तो लोग हैं जो आगे कंट्री के आर्किटेक्ट्स हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने कहा ये तो आपके कोर्स में होना चाहिए, ये तो करिकुलम में होना चाहिए, इंक्लूजन। एंड द डायरेक्टर इनवाइटेड मी एंड ही सेड राइट देयर ऑन द स्पॉट, ही सेड कि आप आइए और हमें अपने करिकुलम बनाने में हेल्प करिए। तो हमने उनका पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया, हमने उनकी पूरी फैकल्टी को ट्रेन किया, और अब वो उनके कोर्स का एक हिस्सा है, उनका कोर्स का एक भाग है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत फुलफिलमेंट देती है कि मैंने पिछले 5-6 साल में बहुत सी वुमेन जर्नीज़ की हैं, जहाँ पे 25-30 वुमेन मेरे साथ 6 महीने के लिए रहती हैं। अब अगर हम महिलाएं को देखें और अपने कल्चर को देखें तो हमारी सोशलाइजेशन और सोशल नॉर्म्स कई बारी महिलाओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, उनकी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है मगर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। सो इन 6 महीने में उनकी हर तकलीफ़ को सुनना और उनको एम्पावर करना कि वो कैसे उस कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन से और कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी से वो उन तकलीफ़ों को पार कर सकती हैं। और फिर ऐसा होने लगा कि उस 6 महीने के जर्नी के बाद उन सारी वुमेन को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। वी सॉ कि 40% वुमेन को प्रमोशंस मिलने लगी। और अगर उनकी हम वो सुने, कोट्स सुने और बातें सुने और फीडबैक सुने तो इतनी फुलफिलमेंट होती है प्रेरणा, मैं बता नहीं सकती उस चीज़ के ऊपर। एक और चीज़ पे मुझे लास्ट बहुत फुलफिलमेंट हुई कि पीछे मैं हिंडाल्को के एक प्लांट में गई थी। हिंडाल्को में हमने बहुत काम किया था ऑन हायरिंग विमेन, और ये मैं बोल रही हूँ 8-10 साल पहले, जबकि कोई इस बारे में नहीं सोच रहा था कि फैक्ट्रीज़ में वुमेन होनी चाहिए। उससे क्या हुआ, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पे आ गई। तो उस दिन जब मैं हिंडाल्को के प्लांट में गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी तो मैं देख रही थी कि वहाँ पे बहुत सी विमेन पैदल चल के जा रही हैं, फैक्ट्री में जा रही है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए और इतनी फुलफिलमेंट लगी कि जो हमने उस टाइम पे शुरू किया था उसका आज ये रिज़ल्ट है। तो मैम, एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जैसा इंडिपेंडेंस डे भी है, जैसा कि कल, और आप बात भी करती हैं कि किस तरह से जो सोशल नॉर्म्स है उसकी वजह से जो हमारी महिलाएं हैं वो अभी भी फ्री कहीं ना कहीं महसूस नहीं करती हैं, तो उस सब के बारे में क्या मैसेज देना? हाँ, सो जब मैं ये जर्नीज़ करती हूँ वुमेन के साथ, एक एक की कहानी प्रेरणा हिला देती है। एक कहानी ये थी कि एक लेडी ने कहा मुझे कैंसर हो गया और मैंने पूरा कैंसर की कीमोथेरेपी ली, पर उसके बाद भी मुझे ये था कि मुझे बच्चा पैदा करना है, और इमीडिएटली आफ्टर कीमोथेरेपी उसने IVF की साइकिल्स की। कैन यू इमेजिन, इतनी शक्ति एक नारी में ही हो सकती है। मगर उनका जो अपना हैप्पीनेस लेवल है, जो उनका खुशी का लेवल है, वो अभी नहीं है, वो बहुत कम है। मैनी ऑफ देम बहुत डिप्रेशन में हैं और बहुत स्ट्रेस में रहती हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी फैमिलीज़ में, सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमारी महिलाएं जब तक वर्क फोर्स में नहीं आएंगी और हमारे मेल्स जो हैं वो घर में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री उस लेवल पे नहीं जा सकती, और तब तक हमारी फीमेल्स, हमारी महिलाएं, हमारी फेमिनिन एनर्जी जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती, वो हैप्पी नहीं हो सकती। वो अभी भी उस टेंशन और स्ट्रेस में है कि ये उनकी स्ट्रगल है कि वो काम कर रही हैं जैसे कि ये उनका एजेंडा है।
दिस इज़ नॉट देयर एजेंडा, दिस इज़ अ कलेक्टिव एजेंडा, दिस इज़ अ एजेंडा ऑफ द कंट्री. सो जब तक हम सब वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेंगे, हमारी महिलाएं खुश नहीं हो सकती. और अगर महिला खुश नहीं है तो ना घर खुश हो सकता है, ना वर्क प्लेस खुश हो सकती है, ना सोसाइटी खुश हो सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. तो जैसा कि हमने सुना कि डॉक्टर नीरू ने बताया कि किस तरह से जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं दोनों को एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है. गुड़गांव से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए.